जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत द्वारा इकट्ठा किया गया चाइनीज वेपन्स का डेटा चाहिए इंडियन एलाइज को। एमका के प्रोटोटाइप को विकसित करने के लिए जारी हुआ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ईरान ने इसराइल पर लॉन्च करी न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने की दी चेतावनी। और सैफरन बना रही है रफाल फाइटर के इंजन का अपग्रेडेड वर्जन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने कुछ खास इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया था, तो उसका एनालिसिस अभी भी जारी है। और इसी बीच हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत के कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जो भारत द्वारा इकट्ठा किए गए चाइनीज ओरिजिन के वेपन्स के डेटा को प्राप्त करना चाहते हैं, और जिसके तहत उनकी दिलचस्पी चाइनीज वेपन्स के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स के एक्सेस को प्राप्त करने में। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार्स ने चाइनीज ओरिजिन के इक्विपमेंट, विशेष रूप से J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स, PL-15 BVR एयर टू एयर मिसाइल और HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो इनके बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा करी है। और इनमें से अधिकतर इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि पहली बार कॉम्बैट में इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि चीन ने तो लगभग 4 दशकों से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए मिलिट्री हार्डवेयर का मेन सप्लायर उभर के जरूर सामने आया है। और सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जो 81% वेपन्स हैं वो चाइना से ही इम्पोर्ट किए गए हैं। और इसी वजह से जब पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच क्लैश हुआ था, तो इस बीच चीन द्वारा पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए गए कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसे थे जिन्होंने पहली बार कोई कॉम्बैट देखा था, और अपने इस पहले कॉम्बैट में भी वो बहुत बुरी तरह से फेल हुए। बाकी इन चाइनीज इक्विपमेंट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन भारत ने प्राप्त करी है, तो वो इंडो पैसिफिक रीजन में उन सभी कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस रखती है जिनको अक्सर इस रीजन में चाइनीज एयरक्राफ्ट या चाइनीज वेपन्स का सामना करना पड़ता है। और इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो चाइनीज वेपन सिस्टम्स को लेकर अपनी प्रिपेयर्डनेस को और बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि वेपन सिस्टम्स के जो एक्सपोर्ट वर्जन्स होते हैं, तो उनके पैरामीटर्स को रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है, लेकिन अगर उन वेपन सिस्टम्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, तो इससे वो देश उन वेपन्स के खिलाफ अपने डिफेंसिव इक्विपमेंट को और बेहतर कर सकता है। और इसी वजह से चाइनीज इक्विपमेंट की वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने प्राप्त करी है, और खास करके उन इक्विपमेंट की जिन्होंने आज तक इससे पहले कभी कोई कॉम्बैट नहीं देखा था। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए चाइनीज साइड ने वेपन्स की कुछ एमरजेंसी सप्लाईज भी भेजी थी, और अपने ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ के माध्यम से भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने का प्रयास किया था। बुधवार को भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA ने भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI को जारी कर दिया है, और जिसके माध्यम से एमका प्रोटोटाइप्स के को डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज जो भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो वे अपना इंटरेस्ट इसमें दर्ज कर सकते हैं। और बाकी जैसे कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से एमका प्रोग्राम के जिस एग्जीक्यूशन मॉडल को अप्रूव किया गया था, तो उसके तहत इस बार इस प्रोग्राम में पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज को बराबर का अवसर दिया जा रहा है। यानी कि जो एमका प्रोग्राम है वो 3 तरह से होने की संभावना है। पहला ये कि इस पर या तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी काम करेगी, दूसरा ये कि इस पर पब्लिक सेक्टर कंपनी काम करेगी, और तीसरा ये कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का जॉइंट वेंचर काम करेगा। बाकी टारगेट तो यही है कि एमका का जो पहला प्रोटोटाइप है वो अपनी पहली उड़ान 2029 तक कंडक्ट करे, और 2034-35 से भारत की सर्विसेज में औपचारिक रूप से इनका इंडक्शन शुरू किया जाए। इसके अलावा पिनाका रॉकेट्स के नए वर्जन्स पर भी काम किया जा रहा है, जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक होगी। और योजना के अनुसार भारतीय सेना की सर्विस में 2030 तक कम से कम 22 पिनाका रॉकेट्स के रेजिमेंट्स को इंडक्ट किया जाना है। इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और इस बीच इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी लेटेस्ट स्ट्राइक में उन्होंने ईरान के अरक में एक और न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट किया है, जिसको लेकर कहा गया कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर ये इनएक्टिव था, लेकिन इसे ईरान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले एकमात्र पर्पस के लिए ही क्रिएट किया गया था, लेकिन अब इसराइल ने इसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसके अलावा नातांज के पास न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट साइट को भी टारगेट किया गया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी टारगेट की गई हैं, और रडार सिस्टम और मिसाइल स्टोरेज साइट्स, तो इनको भी टारगेट किया गया है। और कल की ओवरनाइट स्ट्राइक में इजरायली एयरफोर्स के 60 फाइटर जेट्स ने तेहरान में 20 से अधिक मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स करी थी। और इसराइल की लेटेस्ट स्ट्राइक में ईरान के गल्फ कोस्ट में जो उनका एकमात्र ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो उस पर भी स्ट्राइक कर दी गई है। और जबकि ईरानियन मीडिया के मुताबिक अपनी लेटेस्ट स्ट्राइक में ईरान ने अपनी नई जनरेशन की मिसाइल्स फायर करी हैं, और जबकि इजरायली मिलिट्री की तरफ से कंफर्म किया गया है कि ईरान ने जो लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी थी, तो उनमें से कम एक मिसाइल अपने साथ क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड को भी कैरी कर रही थी। और आज सुबह ईरान द्वारा कम से कम 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की तरफ लॉन्च किए जाने की रिपोर्ट्स हैं। ईरान के लेटेस्ट अटैक में इसराइल में मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया गया है, और इसराइल के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइल से इसराइल में हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है, और जिससे काफ़ी भारी नुकसान वहाँ पे होने की रिपोर्ट्स हैं।
खास करके इसराइल के सोरोका हॉस्पिटल में। और जबकि इस स्ट्राइक को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के लेटेस्ट मिसाइल अटैक में सोरोका हॉस्पिटल के पास इसराइल की मिलिट्री और इंटेलिजेंस सेंटर को टारगेट किया गया था और उसके ब्लास्ट वेव की वजह से जो पास में हॉस्पिटल था तो उसके छोटे से सेक्शन में केवल ऊपरी तौर पर ही नुकसान हुआ है। हालांकि सोरोका हॉस्पिटल के नुकसान की जो वीडियो सामने आई है तो वो केवल छोटे से नुकसान को तो नहीं दर्शाती है। और ईरान के इस लेटेस्ट मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद अब इसराइल ने ईरान के ही सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने की एक तरह से चेतावनी दी है, जिसमें इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि अब इस व्यक्ति को कतई जीवित नहीं रहना चाहिए। वहीं इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से इस बात को लेकर वार्न किया गया है कि जो आने वाला सप्ताह है वो इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इस बात के भी संकेत दिख रहे हैं कि संभावित रूप से यूएस की मिलिट्री भी इसमें सीधे तौर पर शामिल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि अगर अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया तो जवाब देने के लिए उन्होंने भी अपने सारे ऑप्शंस ओपन कर रखे हैं। जबकि रशिया ने ईरान, इसराइल और यूएस के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करने की पहल करी है। और जबकि रशिया ने अमेरिका को इस बात को लेकर भी वार्न किया है कि उसे इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में शामिल नहीं होना चाहिए। और एक तरफ जहां ईरान की तरफ से इसराइल पर न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल से हमले जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में एक सीनियर यूएस ऑफिशियल को कोट करके इस बात का कंफर्मेशन दिया गया है कि इसराइल के पास जो एडवांस्ड एरो सिस्टम्स हैं तो उनकी जो सप्लाई है वो काफ़ी कम हो रही है और यही सिस्टम इसराइल के लिए हाई ऑल्टीट्यूड की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसलिए इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान के करंट पेस ऑफ फायर को देखा जाए तो उस हिसाब से बिना अमेरिकन रीसप्लाई और एस्केलेशन के इसराइल के पास खुद को डिफेंड करने के लिए केवल 10 से 12 दिन तक के ही इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू को इनिशिएट किया है और इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन है वो समय पर पूरा हो। दूसरा ये कि भारत सरकार की पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स के साथ जो एक्विजिशन प्रोसीजर्स हैं उनको अलाइन करना और स्वदेशी डिज़ाइन और डेवलप सिस्टम्स के माध्यम से आत्मनिर्भरता को अचीव करना। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कंडक्ट ऑफ ट्रायल्स, तो इस तरह के अलग अलग प्रोसेसेस के लिए स्टेक होल्डर से भी सजेशंस मांगे गए हैं। और जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत के फोर्सेस के लिए वेपन्स की जो खरीद प्रक्रियाएं हैं उनको और भी तेज करने पर काम शुरू किया है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग ISBR की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि कल बुधवार को जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच मीटिंग हुई है, तो इस मीटिंग में यूएस प्रेसिडेंट ने रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना की है और काउंटर टेररिज्म के मामले में जो दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन है तो उसको भी अप्रिशिएट किया गया है। हालांकि यहाँ पे किस तरह की पीस और स्टेबिलिटी और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की बात की गई है तो वो तो ये दोनों ही जानते होंगे। बाकी वो बात अलग है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यूएस प्रेसिडेंट के साथ ये फ्री लंच करने के लिए क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी होगी तो वो तो खैर मुनीर को ही पता होगा। हालांकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को जरूर मिली थी कि मुनीर को लंच पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का आह्वान किया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें पेरिस एयर शो के दौरान जेंस.com के साथ बातचीत में फ्रेंच फर्म सैफरन के ऑफिशियल्स के हवाले से कंफर्म किया गया कि वे रफाल फाइटर को पावर देने के लिए उनके M88 इंजन के और भी हाई थ्रस्ट वर्जन को विकसित कर रहे हैं जो कि M88 T-Rex के नाम से जाना जाएगा और जो कि रफाल के मौजूदा M88 इंजन की तुलना में 20% ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा। और ये नया इंजन मुख्य रूप से रफाल के F5 वाले स्टैंडर्ड के लिए विकसित किया जा रहा है जो कि 2030 के आसपास सर्विस में इंडक्ट होने की उम्मीद है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में MiG-21 के क्रैश में फ्लाइंग ऑफिसर अमित सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक बाल बहादुर थापा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन R सुब्रमण्यम वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि इसराइल के पास सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।